नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर बाबा साहेब भुजाड़े, हिंदी विभाग के समय महाविद्यालय कोपरगांव। ये मैं प्रथम वर्ष के प्रथम सत्र में जो तीसरा प्रश्न पत्र है हमारा भारतीय काव्यशास्त्र। तो आज हम इस भारतीय काव्यशास्त्र के पाठ्यक्रम को लेकर चर्चा करेंगे। भारतीय काव्यशास्त्र इस पाठ्यक्रम को भी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 4 इकाइयों में विभाजित किया गया है। इसकी पहली इकाई है भारतीय काव्यशास्त्र का विकास क्रम, जिसमें हमें रस सिद्धांत देखना है। रस सिद्धांत के अंतर्गत रस का स्वरूप, रस के अंग, रस निष्पत्ति के सिद्धांत, जिनमें भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त के रस निष्पत्ति संबंधी सिद्धांतों पर भी चर्चा करनी है। साथ ही साथ साधारणीकरण की अवधारणा को भी पहली इकाई के अंतर्गत हमें देखना है। भारतीय काव्यशास्त्र इस पाठ्यक्रम की दूसरी इकाई है अलंकार सिद्धांत, जिसमें अलंकार की परिभाषा, अलंकार का स्वरूप और अलंकार के भेदों को लेकर चर्चा करनी है। साथ ही साथ काव्य में अलंकार का स्थान अथवा महत्व पर भी प्रकाश डालना है। इसके अलावा अलंकार सिद्धांत के साथ साथ रीति सिद्धांत को भी दूसरी इकाई के अंतर्गत हमें देखना है, जिसमें रीति की अवधारणा, रीति के भेद, काव्य गुण और रीति तथा शैली आदि चीज़ों को लेकर या आदि मुद्दों को लेकर भी हमें यह पाठ्यक्रम देखना है या अध्ययन करना है। इस पाठ्यक्रम की जो तीसरी इकाई है उसके अंतर्गत हमें वक्रोक्ति सिद्धांत को देखना है, जिसमें वक्रोक्ति की अवधारणा, वक्रोक्ति के भेद को देखना है। साथ ही साथ ध्वनि सिद्धांत को भी देखना है, जिसमें ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत ध्वनि का स्वरूप, ध्वनि सिद्धांत के प्रमुख भेद, ध्वनि काव्य के प्रमुख भेद आदि मुद्दों को लेकर चर्चा करनी है। और भारतीय काव्यशास्त्र इस पाठ्यक्रम की चौथी और अंतिम इकाई है औचित्य सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हमें औचित्य सिद्धांत का स्वरूप देखना है, औचित्य के भेद, काव्य में औचित्य की अनिवार्यता आदि मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा करनी है। ये जो 4 इकाइयाँ है, इसमें जो पहली इकाई हमने देखी भारतीय काव्यशास्त्र का विकास क्रम, भारत में काव्यशास्त्र कब से प्रारंभ हुआ। ये जो काव्यशास्त्र है, काव्य का जो शास्त्र है, काव्य यानी कविता या साहित्य, और उस साहित्य का शास्त्र है, यानी कुछ सिद्धांत होते हैं शास्त्र में, कुछ मान्यताएं होती है, कुछ जोड़ना है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर कहाँ से आरंभ हुआ, यह सारी चीज़ें भारतीय काव्यशास्त्र के विकास क्रम में हमें देखनी है। और भारतीय काव्यशास्त्र का विकास कैसे हुआ और आज वह कहाँ तक विकसित हुआ है, इसको लेकर विस्तार से चर्चा करनी है। उसके बाद भारतीय काव्यशास्त्र में जो मुख्य 6 सिद्धांत है, उनमें से जो रस सिद्धांत है, इस रस सिद्धांत को पहली इकाई के अंतर्गत हमें देखना है। रस का स्वरूप कैसा है, रस की परिभाषा, रस सूत्र को हमें देखना है, और रस के अंग कौन कौन से हैं, रस कितने प्रकार के हैं, इन सारी बातों को लेकर हम विस्तार से पहली इकाई के अंतर्गत चर्चा करेंगे, जिसको लेकर एक स्वतंत्रता शिक्षा में हम विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। रस निष्पत्ति के जो सिद्धांत है, जैसे कि भट्टलोलट का एक सिद्धांत है भुक्तिवाद या भोगवाद, आचार्य शंकुक का सिद्धांत है अनुमितिवाद, भट्टनायक का सिद्धांत है और अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद। ये जो सिद्धांत है, ऐसे सारे सिद्धांतों को लेकर हमें विस्तार से चर्चा करनी है। और अंत में साधारणीकरण की जो अवधारणा है, उस अवधारणा पर भी हमें प्रकाश डालना है। दूसरी इकाई है अलंकार सिद्धांत। तो अलंकार क्या है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, उसका स्वरूप, उसकी परिभाषा और काव्य में अलंकार का महत्व, बगैर अलंकार के काव्य की स्थिति कैसे होती है, इन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ अलग ताशिका में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और अलंकार सिद्धांत के साथ साथ रीति सिद्धांत की भी चर्चा और बाद में जाकर हमें उसका अध्ययन भी करना है। रीति सिद्धांत के अंतर्गत रीति की अवधारणा, रीति के भेद, काव्य गुण कौन कौन से है, उसमें मुख्य काव्य गुण कौन कौन से है, और इसके अलावा रीति और शैली क्या है, उनमें क्या अंतर है, क्या समानता है, इन सारी चीज़ों को लेकर हम विस्तार से अलग ताशिका में चर्चा करेंगे। भारतीय काव्यशास्त्र इस पाठ्यक्रम की जो तीसरी इकाई है, उसमें 2 सिद्धांत हमें पढ़ने हैं। एक है वक्रोक्ति सिद्धांत, फिर वक्रोक्ति की अवधारणा और वक्रोक्ति के भेद अथवा प्रकार कौन कौन से है, और फिर उसके साथ ध्वनि सिद्धांत है। ध्वनि सिद्धांत में भी ध्वनि का स्वरूप, ध्वनि सिद्धांत के प्रमुख भेद और ध्वनि काव्य के प्रमुख भेद आदि मुद्दों को लेकर हम अलग ताशिका में विस्तार से चर्चा करेंगे। और जो चौथी इकाई है औचित्य सिद्धांत, इसमें औचित्य सिद्धांत का स्वरूप, औचित्य के भेद, काव्य में औचित्य की अनिवार्यता या आवश्यकता कितनी है, इन सारे मुद्दों को लेकर अलग ताशिका में, जैसे कि पहले भी कहा है, एक एक इकाई को हम अलग अलग एक ताशिकाओं में या 2 ताशिकाओं में विस्तार से उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो ये जो तीसरा प्रश्न पत्र है हमारा भारतीय काव्यशास्त्र, इस प्रश्न पत्र का अंक विभाजन भी पूरे 100 अंक है। इसके लिए 50 अंकों का अंतर्गत मूल्यांकन होगा और 50 अंकों का
अंकों की सत्रांत परीक्षा होगी। ये जो 50 अंकों का अंतर्गत मूल्यांकन है उसमें 20 अंकों की अंतर्गत लिखित परीक्षा होगी, 20 अंकों की एक शोध परियोजना होगी और मौखिकी अथवा प्रस्तुतिकरण के लिए 10 अंक रखे गए हैं। और ये जो प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र क्रमांक 3 भारतीय काव्यशास्त्र, तो ये जो भारतीय काव्यशास्त्र प्रश्न पत्र हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है, इस पाठ्यक्रम के भी कुछ उद्देश्य रहे हैं और इन्हीं उद्देश्य की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालय ने हमारे या एमए के पाठ्यक्रम में प्रस्तुत प्रश्न पत्र का समावेश किया है। इसका जो पहला उद्देश्य है वह है भारतीय काव्यशास्त्र के विकास क्रम का परिचय देना, क्योंकि भारतीय काव्यशास्त्र क्या है, काव्यशास्त्र का इतिहास और उसका विकास कैसे हुआ, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी अब तक इन सारी चीज़ों से या इन सारी बातों से अनभिज्ञ है। तो कहीं ना कहीं एमए के विद्यार्थियों को भारतीय काव्यशास्त्र और कुल मिलाकर भारतीय काव्यशास्त्र के विकास क्रम से परिचित कराना विश्वविद्यालय का उद्देश्य रहा है और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालय ने एमए के पाठ्यक्रम में यह विषय हमारे लिए रखा है। दूसरा उद्देश्य है भारतीय काव्यशास्त्र का हमारे पाठ्यक्रम में रखने का, वह है भारतीय काव्यशास्त्र के प्रमुख जो संप्रदाय है, जो 6 प्रमुख संप्रदाय है या जो 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 6 काव्य सिद्धांत है, इन 6 काव्य प्रमुख संप्रदायों का, काव्यशास्त्र के प्रमुख संप्रदायों से हमें अवगत कराना या हमें परिचित कराना विश्वविद्यालय और हिंदी अध्ययन मंडल का ये उद्देश्य रहा है। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं हिंदी अध्ययन मंडल और विश्वविद्यालय ने एमए के पाठ्यक्रम में ये विषय हमारे लिए रखा है, जिसमें हमें भारतीय काव्यशास्त्र के प्रमुख संप्रदायों का परिचय करना है। उसमें अलंकार संप्रदाय है, रस संप्रदाय है, रीति संप्रदाय है, वक्रोक्ति है, ध्वनि है, औचित्य है। इन तमाम 6 संप्रदायों से हमें परिचित होना है, अथवा इन तमाम जो 5 या 6 जो प्रमुख संप्रदाय है भारतीय काव्यशास्त्र के, तो इन 5 या 6 प्रमुख संप्रदायों का हमें विस्तार से अध्ययन करना है। साथ ही साथ रचना वैशिष्ट और मूल्यबोध को परखने की क्षमता को भी विकसित करना, यह जो पाठ्यक्रम है, यह पाठ्यक्रम एक उद्देश्य हमारे सामने रखता है कि जो रचना वैशिष्ट है और उसमें जो मूल्यबोध है, तो उन रचना वैशिष्ट और मूल्यबोध को हमें समझना है। वो क्षमता क्या विद्यार्थी या छात्र में है तो कितनी है, नहीं है तो उन सारी क्षमताओं को विकसित करना या वह सारी क्षमताएं विकसित हो जाए, यह सारी चीज़ें और तमाम चीज़ों को सामने रखा गया है विश्वविद्यालय ने। और इन्हीं परखने की जो क्षमता है, उन क्षमताओं को विकसित करने के लिए भी कहीं ना कहीं यह पाठ्यक्रम या ये विषय हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है। साथ ही साथ जैसे कि इसके पहले वाले पाठ्यक्रम में हमने देखा था, ये कॉमन उद्देश्य है, वह है आलोचनात्मक दृष्टि को विकसित करना। अब जैसे कि जो पाठ्यक्रम है, अब मान लेंगे हम रस सिद्धांत, रस को लेकर विद्वानों ने अलग अलग मत हमारे सामने रखे हैं, वो उनके मत हो गए। किंतु जब रस सिद्धांत हम पढ़ते हैं, रस सिद्धांत पढ़ने के बाद रस के बारे में हमें क्या नया समझ में आता है, क्या हम नया पढ़ रहे हैं या नया क्या सीखा है, तो उन सारी नवीन बातों को क्या हम कहीं ना कहीं शब्दों के माध्यम से शब्दबद्ध कर सकते हैं। और अगर हम शब्दबद्ध कर सकते हैं या नया कुछ हमारे दिमाग में चल रहा है, उसको अगर हम व्यापक तौर पर या जितनी हमारी क्षमता है, उन क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए अगर हम उनको कहीं ना कहीं शब्दबद्ध करते हैं, लिखते हैं, तो यह हमारी आलोचनात्मक दृष्टि है। हम कैसे उसकी आलोचना कर सकते हैं, हमें रस सिद्धांत को पढ़ने के बाद हमें क्या महसूस हुआ, हम रस को लेकर क्या समझे हैं, हमारी दृष्टि से रस क्या है, तो हम रस की क्या नई परिभाषा कर सकते हैं। क्या हम रस के स्वरूप को लेकर, रस के अंगों को लेकर और कुल मिलाकर जो रस की निष्पत्ति के जो सिद्धांत है, 4 सिद्धांत, उन 4 सिद्धांतों को लेकर हमारी क्या मानसिकता है, हमारी क्या सोच है, हम क्या समझे हैं, तो ये जो हमारी सारी बातें हैं, यह हमारी आलोचनात्मक दृष्टि है। तो ऐसे जो जितने 6 सिद्धांत है, इन 6 सिद्धांतों को लेकर क्या शोध छात्र कहेंगे या जो विद्यार्थी है, एमए का विद्यार्थी है, एमए का विद्यार्थी इन 6 सिद्धांतों को पढ़ने के बाद उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वह नया क्या पढ़ रहा है, नया उसको क्या मिला है, नया क्या वह समझा है। तो ये जो नई सारी चीज़ें हैं, ये नई सारी चीज़ें अगर वह कहीं ना कहीं व्यक्त करता है, तो ये जो व्यक्त करना है, यह व्यक्त करना ही आलोचनात्मक दृष्टि है। तो इसी आलोचनात्मक दृष्टि को विकसित करने हेतु विश्वविद्यालय ने हमारे पाठ्यक्रम में ये भारतीय काव्यशास्त्र विषय रखा है। तो कुल मिलाकर भारतीय काव्यशास्त्र में जितने सारे सिद्धांत विकसित हुए, तो उन सिद्धांत की पढ़ाई भी करनी है, उसका अध्ययन करना है, और अध्ययन के साथ साथ हमें उन सिद्धांत की व्याख्या भी करनी है। तो प्रत्येक सिद्धांत पढ़कर हमें क्या लगा,
हमारी जो सोच है, हमारे मन में क्या चल रहा है, तो यह सारी चीज़ें भी कहीं न कहीं हमें यहाँ लिखनी है या उसको व्यक्त करना है। तो कुल मिलाकर ये जो भारतीय काव्य शास्त्र हमारा जो प्रश्न पत्र क्रमांक 3 है भारतीय काव्य शास्त्र, तो इसमें भारतीय काव्य शास्त्र का विकास क्रम और अलग-अलग प्रकार के जो 6 सिद्धांत है, इन 6 सिद्धांत को भी हमें विस्तार से पढ़ना है। तो ये केवल पाठ्यक्रम की बात हो गई। एक-एक इकाई को लेकर हम आने वाले समय में अलग-अलग और स्वतंत्र रूप में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।